हमने पढ़ी, जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया। ओके, क्या क्या मीन्स थे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करने के, बाइनरी फिजन, बडिंग, ठीक है, ये सब जो मीन्स थे इनसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पा रहा था। ये सब क्या है ये समझने के लिए आप पार्ट 1 को जरूर देखें। अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नाउ मैंने आपसे कहा था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर ओनली 1 पेरेंट की जरूरत होती है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर 2 पेरेंट्स की जरूरत होती है, जिनके गैमीट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? गैमीट्स बनते हैं। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, और गैमीट्स बनने के बाद वो जो 2 गैमीट्स होते हैं जाकर फ्यूज होते हैं और जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, सो इससे हमें क्या समझ में आता है? दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फ्यूजन वर्ड नहीं लिखोगे तो सही नहीं होगी डेफिनेशन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ओके, गैमेट्स जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बन सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का मिलना नहीं होगा। ठीक है, गैमेट्स नहीं मिलेंगे, उनका फ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद जो गैमेट्स के मिलने के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स के फ्यूजन के बाद जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। ये सब कैसे होता है, क्या होता है, सब आगे पढ़ेंगे। इतना जान लो कि फ्यूजन के बाद बनता है जाइगोट। ओके, जाइगोट बनने के बाद वो डेवलप होता है एम्ब्रियो में, और उसके बाद जो, अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो आफ्टर 9 मंथ्स जो बेबी होता है वो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होता पेरेंट्स से। ओके, समझ लीजिए जैसे कि आप और हम हैं, क्या हम एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह हैं? क्या बिल्कुल डिट्टो कॉपी हैं? नहीं, हम एग्जैक्टली कॉपी नहीं है। क्यों? बिकॉज ऐसा इसलिए होता है कि यहां पर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, यहां पर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। यहां से एक गैमीट आएगा जो कि मेल गैमीट होगा, यहां से एक गैमीट आएगा जो कि फीमेल गैमीट होगा, और ये दोनों गैमीट्स क्या करेंगे? फ्यूज हो जाएंगे और एक जाइगोट बना लेंगे। यही जाइगोट आगे जाके डेवलप होके एम्ब्रियो बनता है, और फिर ये डेवलप होके एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है और वो फिर बेबी बनता है, चाहे वो किसी भी एनिमल का हो। राइट, तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि 50% चांस तो इनके जैसे होने के हैं और 50% चांस इनके जैसे होने के हैं। ठीक है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से, दोनों गैमीट्स के कॉम्बिनेशन से ये गैमीट, ये सॉरी जाइगोट जो है वो बना है। तो इसलिए कुछ नई वेरिएशन निकल के आती है, कुछ नई वेरिएशन निकल के आती है। अब आप लोगों को मैं एक और चीज बताना चाहूंगी कि यहां पर लिखा हुआ है लोअर ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट्स हो या फिर हायर एनिमल्स हो, सभी के अंदर जो पैटर्न होता है ना रिप्रोडक्शन करने का, वो सिमिलर ही होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। ठीक है, चाहे वो लोअर ऑर्गेनिज्म हो, उनमें भी गैमीट्स बनेंगे, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाइगोट बनेगा। ठीक है, कईयों के अंदर होता है, जैसे कि प्लांट्स में आप देखिए और हायर एनिमल्स में भी देखिए कि ये जो बेसिक पॉइंट्स हैं, जो बेसिक्स हैं, वो हर किसी में देखे जाएंगे। अब मेरी एक बात सुनिएगा, एक कार है, बहुत खराब कार बना रही हूं मुझे पता है, लेकिन ये एक कार है। ठीक है, अब ये कार किसी भी कंपनी की हो सकती है। ओके, कितनी भी महंगी कार हो सकती है, कितनी भी सस्ती कार हो सकती है। इसके अंदर इंजन्स अलग अलग होते हैं भाई, मॉडल अलग अलग होता है, लेकिन एक चीज है जो सभी में सिमिलर है, वो क्या है? व्हील्स। क्या है? व्हील्स। भाई व्हील्स तो आपको सभी में राउंड लगाने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे, नहीं लगाने पड़ेंगे? सभी में राउंड लगाओगे तभी तो चीज आगे बढ़ेगी, है ना? तो राउंड व्हील आपको हर व्हीकल के अंदर देखने को मिलेंगे, तभी वो चीज चल पा रही है। ओके, क्या आपने देखा है कोई स्क्वायर व्हील या फिर कोई ट्रायंगल व्हील? नहीं देखा ना। तो इसीलिए यही रीजन है कि चाहे अलग अलग कितने भी मॉडल्स आ जाए, यानी कि अलग अलग कितने भी ऑर्गेनिज्म हो, सभी के अंदर जो पैटर्न है रिप्रोडक्शन का वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी भी एक बार देख लेते हैं हम। एनसीईआरटी में लिखता है दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देयर इज फॉर्मेशन, यानी कि मेल और गैमीट बनेंगे आइदर बाय द, या तो सेम इंडिविजुअल, या तो सेम ही पेरेंट के अंदर मेल गैमीट भी बनेगा और फीमेल गैमीट भी बनेगा। ठीक है, या फिर अलग अलग पेरेंट के अंदर, यानी कि एक मेल पेरेंट है, एक फीमेल पेरेंट है, मेल पेरेंट के अंदर मेल गैमीट बनेगा, फीमेल पेरेंट के अंदर फीमेल गैमीट बनेगा, राइट, ऑफ द अपोजिट सेक्स। नाउ दीज गैमीट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। अब मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो गैमीट्स बनकर आते हैं मेल और फीमेल से, ठीक है, इनका क्या होता है?
फ्यूजन होता है, और फ्यूजन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है, दीज गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट विच डेवलप टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। और यही जाइगोट आगे क्या करता है, डेवलप करता है, क्या बनाने के लिए, नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है यहाँ पर। उसके बाद इट इज एन इलैबोरेट, कॉम्प्लेक्स एंड अ स्लो प्रोसेस। अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंपेयर करें तो ये एक स्लो प्रोसेस है, एक स्लो प्रोसेस है, इसको थोड़ा टाइम लगता है। ओके, उसके बाद एक थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, प्लस काफी ज्यादा इलैबोरेट प्रोसेस है। मेरी बात समझ में आई? ये प्रोसेस धीरे होता है, अपना पूरा टाइम लेता है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे गैमीट्स हैं वो अलग अलग आए हुए हैं, और यहां पर हमें रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। मैं किसकी बात कर रही हूं, ये है एक, वेट अ सेकेंड, ये एक क्रोमोसोम है और ये आपका दूसरा क्रोमोसोम है, राइट? ये आपके क्रोमोसोम्स हैं। अब यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि जब यहां पर एक ये गैमीट आएगा और एक ये गैमीट जब आएगा, तो एक बात सोचिए कि यहां से ये वाला हिस्सा कट जाएगा और यहां से ये वाला हिस्सा कट जाएगा। ओके, और ये इधर आके लग जाएगा और ये वाला हिस्सा इस पे आके लग जाएगा। लगेगा नहीं लगेगा? चलो अब बना लेते हैं। ये कैसे बन जाएगा, ये अब कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है? और ये वाला जो पोर्शन है ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब बाकी का बना ले, बाकी का बना लेते हैं। अब देखो, जो अब ये आप देखो, क्या ये किसी पेरेंट वाले क्रोमोसोम को रिसेंबल कर रहा है या फिर इस वाले को? कोई भी नहीं कर रहा ना, कुछ डिफरेंट हुआ है, भले ही छोटा सा डिफरेंस है लेकिन डिफरेंस तो आया है। इसी की वजह से हम लोग अपने पेरेंट्स जैसे नहीं हैं। हम हैं तो ह्यूमन बीइंग्स लेकिन उनसे डिफरेंट हैं, राइट? इसीलिए कहते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्टली सिमिलर, बिल्कुल आइडेंटिकल, मॉर्फोलॉजिकली भी और जेनेटिकली भी, यानी कि बाहर के स्ट्रक्चर में भी सिमिलर होते हैं और अंदर के स्ट्रक्चर में भी सिमिलर होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले बेबीज होते हैं या फिर ऑफस्प्रिंग होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, क्योंकि दो अलग अलग गैमीट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस प्रोसेस में, इसलिए यहां पर वेरिएशन आती है, यहां पर डाइवर्सिटी आती है। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, यहां पर चेंजेस आते हैं। आप देख सकते हो ना तो ये इसको रिसेंबल कर रहा है ना ही इसको रिसेंबल कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, कुछ अलग ही निकल के आया है। इसी की वजह से चेंजेस आते हैं, वेरिएशंस आते हैं इस वर्ल्ड के अंदर। और कहा जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को नेचर ने भी सपोर्ट किया, ठीक है? क्योंकि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता तो आज दुनिया वहीं की वहीं होती, आप और हम आगे नहीं बढ़े होते, ठीक है? हम होते ही नहीं, वेरिएशंस होती नहीं, सिर्फ वो होते क्लोन्स। कौन होते? क्लोन्स होते, राइट? अगर नहीं समझ में आ रहा है क्लोन्स क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, तो प्लीज एक बार जाके मेरा फर्स्ट लेक्चर देख लो, समझ में आ जाएगा। बिकॉज ये चीजें वो हैं जो बेसिक्स क्लियर करती है, तभी आपको ये आगे की चीजें समझ में आएंगी। ओके, नाउ इसी फ्यूजन की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स और अमंगस्ट देमसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक कपल है, मैं ह्यूमन से रिलेट करके इसलिए बता रही हूं आपको ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है? आप लोग अच्छे से इमेजिन कर सको उस चीज को कि अगर आप अपने पेरेंट्स से डिफरेंट हो तो क्यों डिफरेंट हो। तो इसीलिए रीजन क्या है, बिकॉज यहां पर फ्यूजन होता है अलग अलग गैमेट का, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट, ओके? जिसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग है वो आइडेंटिकल नहीं होता। आइडेंटिकल मतलब एग्जैक्टली कॉपी, एग्जैक्टली कार्बन कॉपी नहीं होता। कार्बन कॉपीज हमें किसमें देखने को मिलेंगी? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्लोन्स के रूप में, राइट? सो यहां पर पेरेंट्स से, किसी भी पेरेंट्स से एग्जैक्टली सेम नहीं होते। और आपस में भी अगर एक कपल के 2 या 3 किड्स हैं, ह्यूमन के केस के बारे में बात करें तो 2 या 3 किड्स हैं, तो वो अगर वो ट्विंस नहीं है, अलग अलग उनका बर्थ में गैप है, तो वो एक दूसरे से रिसेंबल नहीं करेंगे। क्या आप अपने भाई बहन से एग्जैक्टली सेम दिखते हैं? नहीं, वेरिएशंस हैं, चेंजेस हैं, राइट? तो यही यहां पर बताने की कोशिश की गई है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से एनवायरमेंट में, इस वर्ल्ड में, लाइफ में वेरिएशंस आते हैं, ओके? लेकिन सबका पैटर्न एक ही है। हम भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे पेरेंट्स भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, राइट? नाउ
A study of diverse organism, plants, animal or fungi show that though they differ so greatly in external morphology. अगर हम एक जनरली स्टडी की गई है, ठीक है, इन सभी ऑर्गेनिजम्स को लेके, कौन से प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई, इन सभी में ये शो किया गया है दैट इनके जो एक्सटर्नल यानी कि मॉर्फोलॉजिकल जो फीचर्स हैं वो बहुत ज्यादा अलग अलग हैं, वो बहुत ज्यादा अलग अलग है। भाई फंजाई ऐसा कुछ अलग दिखता है क्या? फंजाई ह्यूमन की तरह दिखता है क्या? कोई प्लांट एनिमल्स की तरह दिखता है? नहीं दिखता है। इसका मतलब उनके जो मॉर्फोलॉजिकल, देखो अपने दिमाग में ये दो वर्ड बिठा लो, मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल। मॉर्फोलॉजिकल मतलब बाहर के फीचर्स, हमारे बाहर से 2 हाथ है 2 पैर है, और एनाटॉमिक मतलब अंदर के फीचर्स कि हमारे पास किडनी है स्टमक के अंदर, सॉरी हमारा स्टमक है, लिवर है, ब्रेन है, ये सब क्या? ये सब एनाटॉमिकल है, एनाटॉमी, ठीक है, अंदर के जो हमारे फंक्शंस होते हैं, राइट। तो यहां पर कहा गया है कि भले ही ये सभी ऑर्गेनिज्म कितने भी डिफरेंट हो, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हो इनकी कितनी भी डिफरेंट हो, जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ना इनके अंदर, वेट अ सेकेंड, जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है और फिजियोलॉजी होता है, व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दे शेयर अ सिमिलर पैटर्न। हालांकि इनका एनाटॉमी वाला जो फंक्शन यानी कि इनके लिवर, किडनी, ये सब डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। क्या आपका कॉकरोच की तरह है? क्या आपके जो फंक्शंस हैं, बॉडी के एनाटॉमिकल फंक्शंस हैं, क्या वो कॉकरोच की तरह हैं? नहीं है। तो हालांकि फिजियोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली और इंटरनल स्ट्रक्चर भले ही कितने भी डिफरेंट हो सभी इन ऑर्गेनिजम्स के, प्लांट, एनिमल एंड फंजाई, लेकिन इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन करने का एक पैटर्न है वो सिमिलर होता है। रिप्रोडक्शन करने का पैटर्न सिमिलर होता है। अब हम एक एक करके इनके बीच में जो कॉमन है, जो कॉमन फीचर्स हैं, उनको हम शुरुआत करते हैं कि भाई क्या सिमिलर होता है, वो पैटर्न क्या है जो इनके अंदर सिमिलर होता है, राइट। शुरुआत करते हैं जुवेनाइल फेज से। हम एक बार अपने नोट्स में भी पढ़ लेते हैं, आई गेस हमने यहाँ कंप्लीट किया, राइट। डिफरेंट फेजेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अलग अलग फेजेस आते हैं। पहला फेज है जुवेनाइल फेज। अब ये चीज आपको और अच्छे समझ में आएगी अगर मैं थोड़ा इलैबोरेट करके आपको समझाऊंगी, राइट। देखो क्या होता है, जनरली एक बेबी पैदा हुआ, ठीक है, उसके बाद वो थोड़ा बड़ा हुआ, राइट, उसके बाद वो स्कूल जाने लगा। स्कूल जाने के बाद क्या होगा? स्कूल जाने के बाद वहां पर वो कॉलेज जाने लगेगा। कॉलेज के बाद भाई वो जॉब करने लगेगा, उसकी शादी वगैरह हो जाएगी, उसके बाद वो बुढ़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो बुढ़ा हो जाएगा। तो आप देख रहे हो एक सिस्टम चल रहा है, एक सिस्टम चल रहा है। अब मेरी एक बात सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, यहां से जब एक बेबी पैदा हुआ था तब से लेकर इस एज तक, जब तक उसकी प्यूबर्टी नहीं आई थी, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब तक यहाँ पर पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए थे, तब तक कौन सा फेज होगा? जुवेनाइल फेज। तब तक आपको पता है कि 19 ईयर्स के बाद जो आपकी ग्रोथ है वो नहीं होती है, बॉडी की ग्रोथ नहीं होती है। जब आप 19 ईयर्स के हो जाते हो उसके बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ती है, विच मीन्स जो ग्रोथ है वो रुक चुकी है, ग्रोथ यहीं तक होगी, इसके बाद आप नहीं बढ़ोगे। मेरा मतलब है कहने का, जो जुवेनाइल फेज होता है वो होता है, इट इज जनरली, जुवेनाइल फेज जो होता है जनरली ये वो वाला स्टेज होता है जिसके अंदर जनरली ग्रोथ वाला पोर्शन आता है और मैच्योरिटी वाला पोर्शन आता है, ओके। उसके बाद अगला हमारा वो आता है, अगला हमारा जो फेज है वो है रिप्रोडक्टिव फेज, जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार हो चुका है, राइट। जुवेनाइल फेज में अभी ग्रोथ हो रही है, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है, ठीक है, वो मैच्योर हो रहा है। जैसे ही वो प्यूबर्टी हिट करेगा उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो डेवलप होना शुरू होगा, प्यूबिक हेयर, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगी शुरू होगी फीमेल्स के अंदर, राइट। और ये सभी जो आप चीजें देखते हो, जब एक ऑर्गेनिज्म क्या करने के लिए शुरू हो जाता है, रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार हो जाता है, तो वो कौन से फेज में एंटर कर गया? रिप्रोडक्टिव फेज में, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होगा, पूरी लाइफ तो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, राइट। जैसे ही ये रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होगा आप एंटर कर जाओगे कौन से फेज में? सेंसेंट फेज में, यानी कि आपके बुढ़ापे की एज में, ओके। और फिर उसके बाद डेथ हो जाती है। तो 3 फेज होते हैं, जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव, सेंसेंट। जुवेनाइल रिप्रोडक्शन से पहले वाला फेज जिसके अंदर आपकी ग्रोथ हो रही है, आप मैच्योर हो रहे हो। रिप्रोडक्टिव फेज जिसके अंदर रिप्रोडक्शन करने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो, आप रिप्रोडक्शन कर सकते हो। और उसके बाद आता है सेंसेंट फेज, जिसमें कि रिप्रोडक्शन करने की जो क्षमता होती है, रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो खत्म हो जाता है और बुढ़ापा शुरू हो जाता है, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने एंड की तरफ जा रहा है, उसकी डेथ होने वाली है।
क्लियर, तीनों फेज क्लियर हो गए। चलो अब मैं अगर पढ़ूंगी तो आपको दिमाग में क्लियर होगा, ठीक है। जुवेनाइल फेज इज द पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड मेच्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जुवेनाइल फेज एक ऐसा फेज होता है, एक ऐसा पीरियड होता है जिसके अंदर देयर इज ग्रोथ एंड मेच्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बिफोर इट कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखने से पहले की जो स्टेज होती है उसे बोलते हैं जुवेनाइल फेज, जिसमें जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करेगा और मेच्योर होगा। ये होती है एनिमल की बात। प्लांट्स के अंदर इसी फेज को, जब प्लांट रिप्रोड्यूस करता है उससे पहले जब प्लांट की ग्रोथ हो रही है, वो मेच्योर हो रहा है, तो उस फेज को बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। क्लियर, एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन है, अभी आके पढ़ेंगे हम, ठीक है। देखो एग्जैक्टली यहाँ पर दिखाया हुआ है, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मेच्योरिटी इन देयर लाइफ। हर ऑर्गेनिज्म को एक सर्टेन स्टेज पे पहुंचना है, ठीक है। किसकी? उनको सर्टेनली ग्रो करना है, उनको इतना मेच्योर होना है कि वो रिप्रोड्यूस कर पाए। तो ये जो टाइम होता है बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस, इस टाइम पीरियड को बोलते हैं जुवेनाइल फेज, ठीक है। और प्लांट्स में इसी को बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। नाउ दिस फेज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अभी जो जुवेनाइल फेज है ना, ह्यूमंस में क्या है, ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो टीनेज में शुरू होता है, ठीक है। जब हमारे रिप्रोडक्शन करने के लिए हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं, ठीक है। 19 के बाद हमारा जो ग्रोथ वाला फेज है यानी कि जुवेनाइल फेज है वो खत्म हो जाता है, हम ग्रो नहीं करेंगे, हमारी बॉडी और ग्रो नहीं करेगी, राइट। तो ये ना ड्यूरेशन इसकी बहुत डिफरेंट होती है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि हम ह्यूमंस के बारे में इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इस जुवेनाइल फेज की जो वेरिएशंस होती हैं, ड्यूरेशन कितने टाइम तक रहेगा ये जुवेनाइल फेज, ये डिफरेंट होता है, राइट। द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज, वेजिटेटिव फेज विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। जैसे ही 3 हिस्सों में बांट लो इस तरीके से, ये जुवेनाइल है, ये रिप्रोडक्टिव है, ये सेंसेंट है, ठीक है। जुवेनाइल फेज में आप ग्रो कर रहे हो, मेच्योर कर रहे हो। जैसे ही आप पूरी तरह मेच्योर हो चुके हैं, ग्रो हो चुके हैं, आपका कौन सा फेज शुरू हो जाएगा? रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो जाएगा, राइट। तो वही लिखा हुआ है कि देयर इज व्हेन द एंड ऑफ जुवेनाइल वेजिटेटिव फेज इट विल मार्क द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, जिसको हम हायर प्लांट्स के अंदर इजीली देख सकते हैं। जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जब फ्लावर्स आते हैं उसका मतलब क्या है कि वो प्लांट अब रिप्रोडक्शन कर सकता है। जो प्लांट्स हैं उनके अंदर फ्लावर आने का मतलब होता है कि प्लांट के अंदर रिप्रोडक्टिव स्टेज शुरू हो चुकी है। जो प्लांट के अंदर जो फ्लावर्स आते हैं वो रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट ही होता है उस प्लांट का, राइट। तो फ्लावर क्या है यहाँ पर? रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट है। उससे ये पता चलता है कि ये प्लांट अब रिप्रोडक्शन कर सकता है, उसी के बाद आपका फ्रूट वगैरह बनता है, ओके। चलिए नाउ हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मैरीगोल्ड, राइस, वीट, ये आपके कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कि कितना टाइम लगेगा, कितना पीरियड होगा, जुवेनाइल फेज कब आएगा, इसको आप अपने आप सॉल्व कीजिए। मेरा काम यहाँ पर है कि आपको मैं समझा सकूं, और इसके बाद ट्रस्ट मी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। प्रॉपर 31 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, वीडियो लेकर आऊंगी, ओके। जैसे कि मैंने फर्स्ट चैप्टर के साथ किया है, क्लास 11th के चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद आपको एक वीडियो भी दी है जिसके अंदर 21 ईयर्स एम्स के क्वेश्चन और 31 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन आए उस चैप्टर से नीट में सभी को इंक्लूड करके एक कंपाइलेशन वाली एक वीडियो बना दी थी, जो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं अगर आप नेक्स्ट ईयर नीट की तैयारी कर रहे हैं, ओके। तो चलिए आगे चलते हैं। अब जो अगला फेज है वो है रिप्रोडक्टिव फेज। इट इज अ पीरियड इन विच एन ऑर्गेनिज्म इज केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ये एक ऐसा पीरियड होता है जो कब शुरू होता है? जब जुवेनाइल फेज खत्म होता है, ग्रोथ का फेज खत्म होगा तो कौन सा फेज शुरू होगा? रिप्रोडक्टिव फेज। ये एक ऐसा फेज है जहां पर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने के लिए, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए रेडी है, केपेबल है, राइट। नाउ ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा? हायर प्लांट्स में। जब वो प्लांट्स फ्लावर उनके अंदर आ जाते हैं, इससे पता चलता है क्योंकि रिप्रोडक्टिव स्टेज जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। कई ऐसे प्लांट हैं, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में भी आप एक बार हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक बात याद आई इससे मुझे, एनसीईआरटी रखी हुई है अपने पास, नहीं रखी हुई है? या सिर्फ वीडियो देख रहे हो एक एंटरटेनमेंट की तरह? नहीं, एनसीईआरटी पास में रखो तभी समझ में आएगा सब कुछ, ठीक है। सो देयर आर फ्यू प्लांट्स विच एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिनन। अब ये रिप्रोडक्टिव फेज अलग अलग वेरी करता है, कई प्लांट्स में किसी टाइम पे आएगा, कई प्लांट पे काफी जल्दी आ जाता है, कई प्लांट में कभी कभी आता है, कई प्लांट में पूरी लाइफ टाइम में एक बार आता है, ठीक है। तो ये बहुत ही डिफरेंटली वेरिएशन दिखाता है यहाँ पर। जैसे कि बैम्बू,
बैम्बू का जो प्लांट है वो कब होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार अपनी लाइफ में क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक ही बार रिप्रोड्यूस करता है अपनी पूरी लाइफ टाइम में। जबकि एक और आप यहां पर देख रहे हो स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना, नाम क्या है, नाम क्या है, नीला कुरिंजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये 12 साल में एक बार रिप्रोड्यूस करता है, 12 साल में एक बार रिप्रोड्यूस करता है। तो देखो ये जरूरी नहीं है कि भाई इतने टाइम तक जुवेनाइल फेज होगा, फिर रिप्रोडक्टिव होगा, फिर सेंसेंट होगा, नहीं, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइम पीरियड होता है। लेकिन सिमिलर पैटर्न क्या है कि सभी में जुवेनाइल फेज होगा, सभी में रिप्रोडक्टिव फेज होगा, सभी में सेंसेंट फेज होगा। ठीक है, चलिए ऑब्जर्व अ फ्यू ट्रीज इन योर एरिया। आप अपने एरिया में ही कुछ ट्रीज को देख लीजिए इस चीज को अच्छे समझने के लिए। डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ ईयर आफ्टर ईयर। क्या आपको लगता है कि जो आपके एरिया में ट्रीज हैं, जो प्लांट्स लगे हुए हैं, क्या वो हर साल सेम मंथ में ही फ्लावर यहाँ पर जनरेट, यानी कि फ्लावर यहाँ पर उनका रिप्रोडक्टिव जो स्टेज है वो शुरू हो रहा है, क्या ऐसा हो रहा है? और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब उनका जो रिप्रोडक्टिव जो फेज है वो थोड़ा लेट स्टार्ट होता है, उनका वही टाइम है। ओके, नाउ यहां पर है, आर देयर सम प्लांट दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर एंड सम अदर्स दैट शो सीजनल फ्लावरिंग। क्या ऐसा होता है कि कई प्लांट्स तो होते हैं जो पूरे साल फ्लावरिंग करते रहते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स पूरे साल रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, उनके लिए कोई ये नहीं है कि ये सीजन है, इस सीजन में रिप्रोड्यूस करेंगे या फिर इस सीजन में रिप्रोड्यूस करेंगे। दे कैन रिप्रोड्यूस एनी सीजन इन एनी सीजन। ओके, बट अगर हम कुछ प्लांट्स की बात करें, जैसे कि अभी हमने स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना की बात की, वो भी एक प्लांट है। वो कब करता है, वो 12 साल में एक बार रिप्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नॉन सीजनल होते हैं, ठीक है, वो कभी भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और कुछ होते हैं जो सीजनल होते हैं, जो कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, एक पर्टिकुलर सीजन में ही रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। आर क्वेश्चन पूछा था, मैंने आंसर बता दिया। अब आते हैं प्लांट्स द एनुअल एंड बाइनियल टाइप। कैसे कैसे टाइप के आ गए, एक तो आ गया आपका एनुअल टाइप का और एक आपका आ गया बाइनियल टाइप का। ओके, नाउ ये एनुअल बाइनियल जनरली होते क्या हैं। नाउ कई बार ऐसा होता है कि जो आपके पर्टिकुलर प्लांट्स होते हैं वो जनरली एक बार पूरे साल में एक बार यहाँ पर रिप्रोड्यूस करेंगे, उनको बोलते हैं एनुअल प्लांट। ठीक है, एनुअल मतलब पूरे एक साल में एक बार। ओके, नाउ कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जो आपके साल में 2 साल में एक बार करते हैं, वो क्या होते हैं, वो जनरली बाइनियल प्लांट्स होते हैं। कैसे होते हैं, जो 2 साल में एक बार करते हैं, जिनमें कि इन द फर्स्ट ईयर जो प्लांट है वो ग्रो होगा, किसमें, उसके अंदर लीव्स आएंगी, उसके अंदर स्टेम्स आएंगे, उसके अंदर कुछ रूट्स बनेंगी। ओके, फिर उसके बाद वो एंटर करेगा अपने पीरियड ऑफ डोरमेंसी में। ठीक है, उसके बाद आपको जो सेकेंड ईयर है उसके अंदर आपको उसके अंदर रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो बाइनियल प्लांट वो होते हैं जो ऑलमोस्ट 2 इयर्स ले लेते हैं अपनी बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, 2 साल में एक बार रिप्रोड्यूस करेंगे। और एनुअल वो होते हैं जो 1 साल में एक बार रिप्रोड्यूस करेंगे। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शो क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव एंड सेंसेंट फेज। जो एनुअल और बाइनियल टाइप के जो प्लांट्स होते हैं वो क्लियरली शो करते हैं, क्या क्लियरली शो करते हैं कि भाई कब इनकी जुवेनाइल फेज आएगा, कब इनका कैसा फेज आएगा, यहाँ पर रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, और कब इनका यहाँ पर सेंसेंट फेज आएगा। लेकिन एक और तरीके की स्पीशीज यहाँ पर देखी जाती है जो कि है पेरेनियल स्पीशीज। ये बहुत ही डिफिकल्ट है, इसको अगर हम तीनों फेज को अगर यहाँ पे डिफाइन करना चाहें, सेंसेंट फेज, रिप्रोडक्टिव और जुवेनाइल, तीनों फेज यहाँ पर एक्सप्लेन करने थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं। बिकॉज पेरेनियल प्लांट इज अ प्लांट दैट लिव्स मोर देन 2 years, 2 साल से ज्यादा जीता है। ओके, और इसके अंदर जो प्लांट है वो 3 साल से भी ज्यादा टाइम ले लेता है रिप्रोडक्टिव फेज में आने के लिए। तो ये हो गए पेरिनियल प्लांट। क्लियर, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अ फ्यू प्लांट एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई जो प्लांट होते हैं उनके अंदर आपको फ्लावरिंग फिनोमेना से मेरा मतलब क्या है, समझ में आ रहा है, रिप्रोडक्टिव स्टेज कब आती है। ठीक है, किसी भी प्लांट के अंदर फ्लावर आना मतलब उसका रिप्रोडक्टिव जो स्टेज है, रिप्रोडक्टिव फेज है, वो स्टार्ट हो चुका है, अब वो रिप्रोड्यूस कर सकता है।
तो कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर ये जो फ्लावरिंग फिनोमेना है ना, ये बहुत ही अनयूजुअल सा होता है, बहुत ही वियर्ड सा होता है। जैसे कि यहाँ पर बात की गई है, इनमें से कुछ हैं बैम्बू की स्पीशीज जो कि अपनी पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार फ्लावर शो करती हैं, एक ही बार रिप्रोड्यूस करती हैं। जनरली आफ्टर 50 to 100 years they produce large number of fruits and die। उनको जब आप लगाओगे, किसी भी बैम्बू को लगाओगे, उसके बाद अराउंड 50 से 100 साल टाइम वो ले लेती है रिप्रोडक्टिव स्टेज में आने के लिए। और जैसे ही वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में आएंगे वो रिप्रोड्यूस करेंगे, फ्लावर्स देंगे, या फिर आप कह सकते हो फ्रूट्स देंगे, वो भी बहुत ज़्यादा बड़े नंबर्स में, बहुत बड़े नंबर्स में देंगे, फ्रूट्स देंगे, और फिर वो मर जाएंगे एक ही बार, लाइफ में एक बार। अब कई ऐसी स्पीशीज हैं जिनको अगर ह्यूमंस ना कल्टीवेट करें तो वो खत्म हो जाएंगी, ठीक है। शुगर केन को अगर ह्यूमंस ना लगाएं तो वो स्पीशीज खत्म हो जाएगी। इसीलिए शुगर केन्स को लगाया जाता है, ओके, ताकि वो स्पीशीज जो है एक्सटिंक्ट ना हो, ह्यूमन नीड्स के लिए भी और बायोलॉजिकली भी, ओके। नाउ एक और ऐसा प्लांट है जिसने ऐसा अजूबा करके दिखाया है। भाई ऐसे बहुत प्लांट्स हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है ना, उससे बियॉन्ड मत जाओ प्लीज, ठीक है। सो स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना, ये एक नाम है जो आपके दिमाग में लिख जाना चाहिए, जिसका एक और नाम है नीलकुरिंजी, ठीक है। ये कब अपने रिप्रोडक्टिव स्टेज में आता है, कब रिप्रोड्यूस करता है, कब फ्लावर शो करता है? 12 साल में एक बार, ठीक है। As many of you would know, the plant flowered during September-October of 2006। 2006 के, अब तो यार 18 में हो चुका है, ये तो बहुत पुराना हो गया, 2018 में ये कर चुका होगा, ठीक है, फ्लावर दे चुका होगा। इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म्ड लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ हिली एरियाज इन केरला, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें कहाँ पर पाया गया है, ये हिली एरियाज, केरला के हिली एरियाज में। कर्नाटका एंड तमिलनाडु इनटू ब्लू स्ट्रेचेस एंड अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट। कर्नाटका और तमिलनाडु में भी ये पाया गया है, ठीक है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा बड़े नंबर में टूरिस्ट जो है वहां पर अट्रैक्ट होते हैं। अब हम करते हैं बात एनिमल्स की। एनिमल्स के अंदर जो जुवेनाइल फेज होता है इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस, यानी कि बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर चेंजेस आते हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस बॉडी के अंदर, मॉर्फोलॉजिकल बॉडी के बाहर चेंजेस आते हैं, ठीक है, विच प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, जिसकी वजह से अगर ये स्टेज ना आए तो ऑर्गेनिज्म मेच्योर नहीं होगा, ग्रो नहीं होगा, और ग्रो नहीं होगा तो रिप्रोडक्टिव स्टेज नहीं आएगी। तो ये स्टेज आना बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली चेंजेस आने इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्टिव बिहेवियर एक्टिव होगा, वो रिप्रोड्यूस करने के लिए तैयार होगा। नाउ अब जब ग्रो हो चुका है, मेच्योर हो चुका है, तो रिप्रोडक्टिव फेज आएगी। रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जैसे कि जुवेनाइल फेज, ठीक है, जुवेनाइल फेज सब में बहुत अलग अलग है, वैसे ही रिप्रोडक्टिव फेज भी सभी ऑर्गेनिज्म में बहुत ज्यादा वेरिएशन शो करती है। किसी में काफी जल्दी आ जाती है, किसी में काफी लेट रिप्रोडक्टिव स्टेज शो होती है, राइट। तो यहीं पे यही सब लिखा हुआ है एनिमल्स के अंदर। अब देखो दो तरह के एनिमल्स होते हैं, एक होता है नॉन प्राइमेट, ठीक है, मैमल्स में, एक होता है नॉन प्राइमेट मैमल्स, जैसे कि रैट, शीप्स, डॉग्स, काउज एंड टाइगर्स, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहेंगे, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, इनके अंदर जो ओवरीज होती हैं, अब देखो ओवरीज तो मैमल्स में जैसे कि मंकी, एप्स, ह्यूमंस, इनके अंदर भी होती हैं, लेकिन आप मुझसे इतनी चीज जान लो कि यहाँ पर इन नॉन प्राइमेट मैमल लाइक रैट, शीप, डॉग्स, काउज, टाइगर्स, इन सभी के अंदर जो साइक्लिक चेंज होते हैं इन द एक्टिविटीज ऑफ द ओवरीज, ओवरी के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी साइक्लिक चेंजेस होते हैं, ठीक है, वो जनरली कैसे शो होंगे नॉन प्राइमेट में? ऑस्ट्रस साइकिल के द्वारा, ठीक है, ऑस्ट्रस साइकिल के द्वारा, ठीक है। और प्राइमेट्स जो हैं उनके अंदर आपको कैसी साइकिल देखने को मिलेगी? मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या कहना चाहती हूं, क्लियर नहीं हुआ आई गेस आप लोगों को, वापस से समझाती हूं। नॉन प्राइमेट मैमल के अंदर, एग्जाम्पल याद रखना, हमें जो साइकिल देखने को मिलती है वो ऑस्ट्रस साइकिल, ठीक है। और जो हमारे प्राइमेट्स हैं, प्राइमेट्स के अंदर हमें कैसी साइकिल देखने को मिलती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरी मंथ, ठीक है। एग्जाम्पल मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस। तो ऑस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लियर होना चाहिए दिमाग में,
ठीक है, चलिए, अमंग एनिमल्स एग्जाम्पल बर्ड्स, डू दे ले एग्स ऑल थ्रू द ईयर, क्या वो पूरे साल जो एग्स हैं उनको ले करते हैं या नहीं करते हैं? ठीक है, नाउ क्या ये एक सीजनल फिनोमेना है? क्या वो पर्टिकुलर सीजन में ऐसा करते हैं? व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स और लिजार्ड, और जो फ्रॉग हो गए, लिजार्ड हो गए, इनके बारे में क्या, ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? यू विल नोटिस दैट जो बर्ड्स होती हैं विच लिविंग इन नेचर, दे ले एग्स ओनली सीजनली, सिर्फ सीजन में ही वो अंडों को जन्म देती हैं, ठीक है, और फिर वो अंडे जो है ना वो बाहर के एरिया में ही वहां पर जनरली उनका काम चल रहा होता है। अंडे जो हैं बाहर के एरिया में ही ग्रो हो रहे होते हैं, डेवलप हो रहे होते हैं। नाउ हाउएवर बर्ड्स इन कैप्टिविटी एज इन पोल्ट्री फार्म्स कैन बी मेड टू ले एग्स थ्रू आउट द ईयर। एक बहुत अच्छी बात है, बर्ड्स जो हैं सिर्फ सीजन में ही क्या करती हैं, एग्स ले करती हैं, अंडे देंगी। मुर्गियां क्या करेंगी, सिर्फ सीजन में ही अंडे देंगी। लेकिन पोल्ट्री फार्म जैसी जगह जहां पर हमें, अब देखो ह्यूमंस की नीड है, अब उनको अगर वैसी ही कंडीशन दे दी जाए, उन बर्ड्स को वैसी ही सेम कंडीशन दे दी जाए जैसे सीजन में वो रिप्रोड्यूस करती हैं, वो एग्स ले करती हैं, तो क्या होगा, वो पर्टिकुलर जो बर्ड्स हैं, वो पर्टिकुलर जो, अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, वो मुर्गियां जो हैं वो क्या करती हैं, वो जनरली उस कंडीशन में एग्स ले कर देती हैं, और यही मैनिपुलेट किया जाता है उनको, वैसी ही सेम कंडीशन, सेम टेम्परेचर, सेम एनवायरनमेंट उनको दिया जाता है, जिसकी वजह से वो रिप्रोड्यूस करती हैं थ्रू आउट द ईयर, और थ्रू आउट द ईयर हमें एग्स मिल पाते हैं। ओके, इन दिस केस लेइंग एग्स इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन बट इट इज अ कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर। यहाँ पर जैसे पोल्ट्री फार्म में हम उन्हें उनका एनवायरनमेंट देकर, ठीक है, उनकी पर्टिकुलर जो एरिया है, जैसा टेम्परेचर उन्हें चाहिए, जैसा एरिया उनको, जैसा एनवायरनमेंट चाहिए, वो सब देकर हम उनसे एग पूरे साल लेते रहते हैं। ठीक है, अब ये जो है ना, ये एक फिनोमेनन, एक रिप्रोडक्शन फिनोमेनन नहीं है। रिप्रोड्यूस तो वो सीजन में ही करते हैं, लेकिन हमने उन्हें मैनिपुलेट किया और हमने अपने यूज के लिए उनका इस्तेमाल किया। नाउ द फीमेल्स ऑफ प्लासेंटल मैमल एग्जिबिट साइक्लिक चेंजेस इन द एक्टिविटीज ऑफ ओवरीज। ठीक है, प्लासेंटल मैमल वाली जो फीमेल्स होती हैं उनकी ओवरीज में कुछ साइक्लिक चेंजेस आते हैं। ठीक है, ओवरी जिस तरीके से काम करती है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है, एज वेल एज जो हार्मोन है ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज, उनमें भी आप देख सकते हो। अगर आप हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में गाइस बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ पर बस आप कुछ बेसिक पॉइंट्स को जान लो, ताकि आप जो आगे चैप्टर्स पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 2 जिसमें आप प्लांट्स के बारे में पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 3 जिसमें आप ह्यूमंस के बारे में पढ़ोगे, कि अलग अलग पढ़ोगे कि प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है और ह्यूमंस में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। ओके, सो जनरली अगर हम बात करें तो इन साइकिल में ओवरीज में जो एक्टिविटीज हो रही है वो क्या है, जनरली क्या होता है, हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, हार्मोन कभी ज्यादा सिक्रीट होते हैं, कभी कम सिक्रीट होते हैं। तो जनरली जो नॉन प्राइमेट, मैंने जनरली कितनी बार बोला है, प्लीज काउंट करिए। ठीक है, सो इन नॉन प्राइमेट मैमल्स, जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, काउस, शीप, रैट्स, डियर्स, डॉग्स, टाइगर एक्सेट्रा, इन सभी के अंदर जो साइक्लिक चेंज होते हैं, साइक्लिक चेंज कौन से, ओवरीज के अंदर जो साइक्लिक चेंज हो रहे हैं, जो हार्मोन्स के अंदर चेंजेस होते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम रिप्रोडक्शन के टाइम पे, उसको क्या बोलेंगे, उस साइकिल को बोलेंगे ऑस्ट्रस साइकिल। ये ध्यान रख लीजिए, नॉन प्राइमेट ऑस्ट्रस साइकिल, प्राइमेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर बिल्कुल, ठीक है। सो वेयर एज इन प्राइमेट, जैसे कि एग्जांपल मंकी, एप्स, ह्यूमन, इनके अंदर हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है। कई सारे ऐसे मैमल्स हैं, स्पेशली दोज living in natural wild condition exhibit such cycle only during favorable season। कई सारे ऐसे मैमल हैं जो कि नेचुरल एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, काफी वाइल्ड कंडीशन में रह रहे हैं, उनकी केयर के लिए कोई नहीं है। सो जनरली उनके अंदर हमें ऐसी साइकिल्स देखने को मिलती हैं, कब, ओनली ड्यूरिंग द फेवरेबल सीजन, जब वो रिप्रोड्यूस करेंगे ओनली एट दैट टाइम, सिर्फ उनके रिप्रोडक्टिव फेज में ही। अब आता है नेक्स्ट हमारा सेंसेंट फेज। क्या आता है, सेंसेंट फेज। अब देखो, ग्रोथ भी हो गई, रिप्रोडक्शन भी हो गया, लास्ट क्या बचा, डेथ, बुढ़ापा। बुढ़ापे के बाद डेथ की तरफ बढ़ते जाता है ऑर्गेनिज्म। तो सेंसेंट फेज का मतलब है इट इज द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। जैसे कि रिप्रोडक्टिव फेज इज द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज, उसी तरह सेंसेंट फेज इज द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। जब रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होता है तो एक नया फेज शुरू होता है, जो जिसको मैं याद करने के लिए मैं अपने तरीके से बोलती हूँ बुढ़ापे का फेज। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नाउ they are therefore seasonal breeders। अब ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग ध्यान रखें, सीजनल ब्रीडर्स
और यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स कौन से होते हैं? कई सारे ऐसे मैमल्स होते हैं जिनको हम कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स बोलते हैं। क्यों? बिकॉज वो थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स वो होते हैं कॉन्टिन्यूसली जो यहाँ पर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज। जितने टाइम तक उनका रिप्रोडक्टिव फेज चलता रहेगा तब तक वो रिप्रोड्यूस करते रहेंगे, जैसे कि ह्यूमंस, ठीक है। और कई सारे ऐसे मैमल्स भी होते हैं जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, ठीक है, जो सिर्फ तभी रिप्रोड्यूस करेंगे जब उन्हें फेवरेबल सीजन मिलेगा। अगर वो ठंड में रिप्रोड्यूस करते हैं तो तब तक उन्हें वो ठंड वाला एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, वो टेम्परेचर नहीं मिलेगा, वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। ओके, तो जनरली ये चीज क्लियर होनी चाहिए दिमाग में। तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है। काफी सारे ऐसे मैमल्स हैं जो कि यहाँ पर थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज क्या करते हैं? जनरली दे ब्रीड करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं अपने पूरे रिप्रोडक्टिव फेज में, उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। और जो सिर्फ और सिर्फ अपनी फेवरेबल कंडीशन में ही रिप्रोड्यूस करेंगे उन्हें हम बोलते हैं एग्जैक्टली सीजनल ब्रीडर्स। बहुत क्लियर है गाइस, बहुत क्लियर है। जो फेवरेबल सीजन में करे, जो अपने फेवरेबल सीजन में रिप्रोड्यूस करेगा वो होगा सीजनल ब्रीडर। ओके, जो अनफेवरेबल में भी कर लेगा यहाँ पर रिप्रोड्यूस, उसको हम बोलते हैं, यानी कि थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव फेज करेगा, उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। बहुत क्लियर है, फंडे बिल्कुल क्लियर रखना आपने, ठीक है। दैट वी ऑल ग्रो ओल्ड। अब सीधी सी बात है कि हम सभी बूढ़े होंगे, हम सभी अपने जुवेनाइल फेज से हो चुके हैं, गुजर चुके हैं, हम रिप्रोडक्टिव फेज में आ चुके हैं। रिप्रोडक्टिव फेज जब खत्म होगा तो हम बुढ़े होने शुरू हो जाएंगे। हमारा कौन सा फेज शुरू हो जाएगा? सेंसेंट फेज, ठीक है। अगर हम, अब देखो बहुत ही ऐसी बात कर दी भाई एनसीईआरटी ने, इसको लगता नहीं हम जल्दी मतलब ज्यादा टाइम तक जीने वाले हैं। इफ वी लिव लॉन्ग इनफ, ठीक है, अगर हम ज्यादा टाइम तक जीते हैं तो हम जरूर अपने सेंसेंट फेज में जाएंगे, दुर्घटना नहीं होती है कोई तो। इट इज समथिंग दैट वी रिकॉग्नाइज। हम ये देखते हैं कि हम कुछ टाइम के बाद अपनी ओल्ड एज में एंटर कर जाते हैं, ठीक है। बट व्हाट इज मेंट बाय ग्रोइंग ओल्ड? ग्रोइंग ओल्ड, बुढ़ापा आना, बूढ़ा होना, इससे मेरा मतलब क्या है? आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये एक पर्सन बुढ़ा है और ये एक पर्सन बुढ़ा नहीं है, ये ओल्ड पर्सन नहीं है, ये ओल्ड पर्सन है? ये हम तब डिसाइड करते हैं व्हेन देयर इज द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। जब रिप्रोडक्टिव फेज किसी भी ऑर्गेनिज्म का खत्म हो जाता है, इट कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ सेंसेंस या फिर ओल्ड एज, और इसी को बोलते हैं सेंसेंट फेज, ठीक है। देयर आर कॉन्कोमिटेंट चेंजेस इन द बॉडी। कॉन्कोमिटेंट का मतलब बहुत सारे अलग अलग चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, जैसे कि स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म, खाना पचने की जो शक्ति होती है, मेटाबॉलिज्म की जो शक्ति होती है, जो कि केमिकल रिएक्शंस होने की बॉडी में, कॉम्प्लेक्स जो मटेरियल्स हैं उनको सिंपल मटेरियल्स में कन्वर्ट करना, ये सारी जो रिएक्शंस हैं ये बहुत धीरे हो जाती हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, कैल्शियम की कमी होने लग जाती है। ये सब क्या होता है? ये सब होता है बुढ़ापे की निशानियां, जो हमें कब देखने को मिलेंगी? सेंसेंट फेज में। उसके बाद ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन किस किस को याद है? मैम मुझे याद है, मुझे याद है, बिल्कुल, बहुत अच्छे। लाइफ स्पैन का मतलब था फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ बर्थ टू द टाइम पीरियड ऑफ नेचुरल डेथ। अब हमारा बर्थ तो हो चुका, उस बर्थ वाले फेज को, बर्थ से लेकर हम कहाँ तक पहुंचे? हम पहुंचे रिप्रोडक्टिव फेज में। कहाँ तक पहुंचे? रिप्रोडक्टिव फेज में। तो बर्थ से ग्रो होने तक का फेज जुवेनाइल, जुवेनाइल से जब जुवेनाइल खत्म होगा और एक नया फेज शुरू होगा जो हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो होगा रिप्रोडक्टिव फेज। और जब हमारी कैपेबिलिटी, हमारी एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस खत्म हो जाती है, रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो जाता है, तब हमारा शुरू होता है बुढ़ापा, यानी कि सेंसेंट फेज। बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। और एक और चीज, बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ के बीच में जो टाइम पीरियड होता है, नेचुरल डेथ, ना कि कोई एक्सीडेंटल डेथ, कुछ भी नहीं, नेचुरल डेथ जिसकी हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। उस टाइम पीरियड को बोलते हैं लाइफ स्पैन। द पर्टिकुलर टाइम पीरियड बिटवीन द बर्थ टिल नेचुरल डेथ इज नोन एज लाइफ स्पैन। नाउ ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। अब जब कोई बुढ़ा हो गया है तो वो किस तरफ बढ़ रहा है? अपनी एंड की तरफ, अपने एंड की तरफ वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। डेथ होनी निश्चित है, क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर है तो उसकी डेथ तय है, वो जरूर मरेंगे, ठीक है। नेचुरल डेथ होती है तो उसको लाइफ स्पैन बता देते हैं, और अगर एक्सीडेंटली होती है तो वो एक्सीडेंटली गिनी जाती है उसमें, ओके। इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, बोथ प्लांट और एनिमल के अंदर
हॉर्मोन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन दीज 3 फेजेस, कि भाई हार्मोन का लेवल क्या है, उसी की वजह से डिसाइड होता है कि कौन सा फेज कब है। हार्मोन लेवल कम है तो जुवेनाइल फेज, पीक पर है रिप्रोडक्टिव फेज, वापस से कम हुआ क्या हो जाएगा, सेंसेंट फेज। Interaction between hormones and certain environmental factors regulate the reproductive process and the association behavioral expression of organism। इससे मेरा मतलब क्या है, या फिर एनसीईआरटी का मतलब, देखो एनसीईआरटी हम सभी के पास है, हम सभी को पता है कि हमें एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन कैसे पढ़नी है ये नहीं पता है। तो वही आपको समझाने वाली हूँ कि ये जो इंटरेक्शन होते हैं ना हॉर्मोन्स के बीच में और हमारे जितने भी इन्वायरमेंट के अंदर फैक्टर्स हैं, चाहे वो अबायोटिक फैक्टर है या फिर बायोटिक फैक्टर। अबायोटिक मतलब ये आपके टेम्परेचर, ठीक है, एनवायरमेंट, ये सब हो गए, ये सब क्या है, अबायोटिक। ओके, तो ये सब कैसे हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, उसको डोमिनेट करते हैं कि रिप्रोडक्टिव फेज कब आएगा कब नहीं आएगा। ओके, एंड दीज आर एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि एक ऑर्गेनिज्म कैसे बिहेव करेगा एक पर्टिकुलर कंडीशन में, ये भी कौन डिसाइड करता है, हॉर्मोन्स का इंट्रैक्शन, ठीक है, और एनवायरनमेंट कैसा है वो भी, हैबिटेट कैसा है, राइट। चलिए अब ये है गाइस, एक नई चीज शुरू होती है, इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और इसके अंदर आई गेस हम लोग इस चैप्टर को खत्म तो जरूर कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो तब तक के लिए बने रहिए। 42 मिनट्स की ऑलमोस्ट वीडियो हो चुकी है। मैं नहीं चाहती वीडियो ज्यादा बड़ी बने, क्योंकि फिर आप लोग देखते नहीं हो, आप लोग सोचते हो यार इतनी बड़ी वीडियो है, कौन इतना बड़ा लेक्चर देखेगा। तो इस पार्ट को यहीं पर खत्म करते हैं। उसके बाद मैं आपके लिए लेकर आऊंगी आगे के इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, की भाई अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो वो शुरुआत कैसे होगी, वो होगा कैसे, और फिर उसका एंड कैसे होगा। एवेंजर्स एंड गेम देखी है ना, देखी है नहीं देखी है, ठीक है, शुरुआत कैसी हुई 2011 में और एंड कैसे हुआ 2019 में, ये सब हम एवेंजर्स के बारे में नहीं पढ़ाऊंगी फर्टिलाइजेशन के बारे में, लेकिन जरूर पढ़ाऊंगी एनसीईआरटी से ही, ठीक है। तो अगर आपको ये नोट से पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाइएगा। प्लस वन मोर थिंग, जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए, अनअकैडमी प्रोफाइल पे जाके फॉलो कर लीजिए, आपका ही भला होने वाला है। मैं नहीं चाहती कि फॉलोअर्स बढ़े नहीं बढ़े, बिल्कुल चाहती हूँ फॉलोअर्स बढ़े वहां पर भी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ जेन्युइन फॉलोअर्स वहां पे आए, जिनको सच में पढ़ना है मेरे नोट्स से, जिस नोट्स से मैं पढ़ाने वाली हूँ उनसे उनको पढ़ना है, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो प्लीज आप जाकर उसे जरूर फॉलो करें। आगे वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसी चैप्टर के पार्ट 3 के साथ।